नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तपोवन में बने एनटीपीसी की सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। रविवार को आई आपदा के दौरान टनल में बड़ी मात्रा में मलबा भर गया। ऐसे में कई मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। इनकी संख्या 39 के करीब बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा आपको लगातार सुरंग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा है। इस बीच एनटीपीसी के अधिकारी टेक्निकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद स्थिति का जायजा लिया। तो सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर एनटीपीसी की टीम भी है और अब सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। वो इस वक्त तपोवन में मौजूद हैं। अजीत, एनटीपीसी की टीम पहुंची, उन्होंने मुआयना किया, क्या क्या मुआयने में उनको मिला, और दूसरा ये कि क्या ये पता चल पाया एग्जैक्टली कि कितनी लंबी ये सुरंग बनी है, क्योंकि एनटीपीसी के अधिकारियों को तो मालूम होगा कि ये सुरंग कितनी लंबी है और अभी कितनी और मेहनत करनी है। देखिए, जैसी सूचनाएं एनटीपीसी के कैंप से आ रही हैं तो मुआयना करने के बाद ये स्थिति हो गई है कि करीब 120 से 130 मीटर अंदर तक सफाई हो चुकी है। और दूसरी बात यह है राजीव की, जैसे ही रणनीति पिछली रात से चेंज हुई है वहां से अंदर से मलबा निकालने की, कि डंपर अंदर जा रहे हैं बैक होकर, और वो वहां मशीन अंदर एक रखी हुई है और वो मशीन तत्काल मलबा भर दे रही है। तो वो जो जेसीबी मशीन में मलबा लेकर आ रही थी तो डंपर में उनसे 2 गुना ज्यादा मलबा आ रहा है और मशीन को बार बार आना नहीं पड़ रहा है। तो जो वो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सफल होती दिख रही है। लेकिन अभी काफी तेजी से इस रणनीति के तहत काम हुआ है, लेकिन अभी तक किसी कोई डेड बॉडी, किसी तरह की कोई ऐसी बात या अंदर कुछ ऐसा कोई व्यक्ति कोई तीखा हो किसी भी दशा में, ऐसी कोई स्थिति अभी पैदा नहीं हुई, ऐसी कोई सूचना भी नहीं आ रही है। लेकिन रणनीति मुझे लगता है कि कारगर हो रही है और जैसा ये माना जा रहा है, एनटीपीसी के अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि ये जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगर अंदर कुछ लोग होंगे या उस रेंज में होंगे जहां तक लोग रेस्क्यू कर सकते हैं तो उनका पता 1-2 दिन में चलने की उम्मीद है। अजीत, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने एक एक चीज को देखा है, तो मैं खुद आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो टनल है, क्या इस पूरी की पूरी टनल में पूरी की पूरी गाद भरी हुई है कि व्यक्ति अगर खुद से कोशिश करे तो बाहर खुद से क्या नहीं निकल सकता? क्या बिल्कुल भरा हुआ है, सांस लेने तक की जगह नहीं मिलता? जी राजीव, देखिए, मैंने जैसे भी बताया आपको, 120 से 130 मीटर तक वो सुरंग साफ हो चुकी है। उससे आगे वो मलबा भरा हुआ है जो बाढ़ के दौरान आया था जब आपदा आई थी। और वो आपदा और सुरंग के भीतर एक और दूसरी चुनौती जल भराव की हो रही है। और क्योंकि जितनी भी सुरंग होती हैं इस तरह के पहाड़ों के नीचे, उसमें रिसाव होता रहता है, तो वो मलबा अभी भी बैकफायर मार रहा है। लेकिन जो रणनीति पे अभी काम हो रहा है, मुझे लगता है कि वो अभी तक की सबसे बेहतर रणनीति है। नतीजा आने के बाद ही हालांकि कुछ कहना ठीक होगा, लेकिन अब चीजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जी राजीव, जिस तेजी से अजीत अभी बढ़ रहे हैं, तो क्या संभावना लग रही है कि अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लंबी सुरंग हुई तो कब तक रेस्क्यू पूरा हो सकता है? नहीं, देखिए राजीव, जिस तरह से तेजी से आज काम शुरू हुआ है उससे उम्मीद तो बनी है, लेकिन चूंकि सुरंग काफी लंबी है और बीच में ज्वाइंट अभी होना बाकी है, चूंकि ये सुरंग यहाँ से निकलकर तपोवन से निकलकर हेलंग तक जाती है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो यहाँ पर जो ये डैम साइट है एनटीपीसी की, यहाँ पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस जोशीमठ पार करके आगे जाकर 14 किलोमीटर आगे जाकर हेलंग में बनना है। हेलंग में वो बन रहा है। ये सुरंग यहाँ से शुरू होकर हेलंग में जानी है, वहां पावर की मशीनें उससे पानी से चलनी थी। तो ये बीच में भी ज्वाइंट नहीं हुई है, जहां तक भी जा सकेंगे। अगर बहुत ही कच्ची चीजें आ गई और जो बचाव कर रहे हैं उन्हीं के बचना मुश्किल हो गया, तो तब फिर उन स्थितियों में इस अभियान को रोका भी जा सकता है, वरना भी बदस्तूर जारी रहेगा। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया है और बदली हुई स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को बेहतर माना जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब ज्यादा तेजी से रेस्क्यू हो पाएगा, राहत बचाव का काम। जोशीमठ में आई आपदा में लापता हुए लोगों में से अब तक 36 लोगों के शव मिल चुके हैं। 16 मानव अंग मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 10 शवों की ही शिनाख्त हो पाई है। बाकी का डीएनए संरक्षित रखा गया है और इसके साथ ही 7 शवों, 7 मानव अंगों का दाह संस्कार भी किया गया है। तो सुरंग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनटीपीसी की टीम वहां पर पहुंची मुआयना करने के लिए। 36 शव अभी तक मिले हैं। आज के दिन कोई भी कामयाबी अभी तक तो नहीं मिली है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज दिन में कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि सिर्फ टनल में ही नहीं, बाहर भी नदी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर गाद भरी हुई है या बहकर कोई आगे गया हो। तो जोशीमठ में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। इस बीच बीआरओ चीफ इंजीनियर और शिवालिक प्रोजेक्ट के हेड टीएस राठौर से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने।
मैं यहाँ रैनी गांव में हूँ, जहाँ पावर हाउस वॉश आउट हो गया था। पिछले रविवार को जब आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यहाँ जो एक बड़ा काम चल रहा है, जो व्यापक पैमाने पर जो काम चल रहा है, जिसमें बीआरओ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो बीआरओ के जो यहाँ पर शिवालिक प्रोजेक्ट के हेड हैं एएस राठौर साहब, वो हमारे साथ हैं। तो वो बताएंगे किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशनल गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो राठौर साहब, आपका स्वागत है। चूँकि काम बहुत जटिल है और जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अभी खड़े होने की हिम्मत कुछ दिन पहले तो भी 2-4 दिन पहले तो शायद किसी की नहीं थी। आपने कुछ चीज़ें की हैं। तो आप बताएंगे कि क्या किस तरह से आप यहाँ चीज़ों को सामान्य करने में लगे हैं? देखो, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर हम बेली ब्रिज लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर इस एंड के ऊपर एक अबटमेंट रेस्ट होगा, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर चिनाई का काम चल रहा है, आपको लेबर काम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके अगर दूसरी साइड में देखें तो वहाँ पर बेली ब्रिज का दूसरा एंड रेस्ट करेगा उस अबटमेंट के ऊपर, और वहाँ पर उस पर लेवलिंग कोर्स डालकर अबटमेंट को तैयार किया जा रहा है। अगर हम दूसरे एक्सिस की बात करें, अगर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट की बात करें, तो हम उसके ऊपर भी जा रहे हैं। आप सामने देखिए, उस रोड के साथ में हम लोग कटिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी मशीनें आपको दिख रही है ऊपर, वो कटिंग करते करते नीचे आने का प्लान कर रहे हैं। तो एक एज एन ऑल्टरनेटिव रूट सब्सिक्वेंट। क्या वो सड़क वहाँ तक ठीक है? ये पहले सड़क ऐसे जाके ऐसे ही जा रही है ना, ऊपर जा रही है। एक अल्टरनेट वहाँ बेली ब्रिज आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं? एक ऑल्टरनेटिव पहले प्लान किया था, लेकिन फ्यूचर के लिए फिर हमने ये कटिंग का कार्य चालू किया हुआ है, ताकि अगर ऐसी कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो एटलीस्ट उस एंड पे एक बेली ब्रिज लॉन्च कर दिया जाए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यही पावर प्रोजेक्ट था? जहाँ हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट था। एंड यहाँ पर बताया गया था कि पावर हाउस की जगह, इस जगह पर काफ़ी सारी उनकी बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, जमींदोज हो गई है। यहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे, यहाँ पर इनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी। तो हमें बताया गया है कि इसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन करना है, ताकि अगर कोई जिंदा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हमने 3 मशीनें पिछले 8-9 तारीख से कंटिन्यूस हमने डिप्लॉय की हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता के लिए, लोगों को बचाने के लिए। राठौर साहब, ये अप्रोच रोड बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये तो एक चैलेंजिंग टास्क है ही है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है इसमें, बिकॉज ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है। तो इसमें चिनाई का काम है, उसके बाद में धीरे धीरे ये अपार्टमेंट तैयार होगा। लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। तो अब एक नहीं 2 बेली ब्रिज बनाने की तैयारी? एक अभी हम बनाएंगे, ये हम पहले प्लान किया था उस साइड में, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस साइड में, बट हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। वहाँ पर बेली ब्रिज लॉन्च नहीं करेंगे। परिस्थितियाँ तो बहुत जटिल हैं। ये टास्क आपको क्या लगता है कि कब तक आप पूरा कर लेंगे? देखो, हमें भी चिंता है इसकी, बिकॉज आगे के गांव कट ऑफ है। तो आप तो खुद देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रात में भी लाइट लगा के, लाइट में रात भर काम करते रहते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि इसको जितना जल्दी हो सके किया जाए। जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर पूछता हूँ, तो जैसे यही है, उधर अप्रोच रोड बन रही है, फिर इधर भी बन रही है, तो ये किस तरह से, मतलब क्या एक कैलकुलेशन आपका होगा? हाँ, एक बार अपार्टमेंट बन जाए, अपार्टमेंट बनने के बाद में बेली ब्रिज लॉन्चिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें 4 से 5 दिन या कुछ कम? हाँ, 5-6 दिन लगते हैं, बेली ब्रिज लॉन्च करने में हो जाता है। यानी अगर परिस्थितियाँ नॉर्मल रही, पानी ज़्यादा नहीं आया, तो आप 4-5 दिन में यहाँ हालात मतलब 8-10 दिन में यहाँ हालात सामान्य कर देंगे आप, आवागमन शुरू? संभावना है। तो फिर आगे का क्या प्रोजेक्ट होंगे, आगे की क्या प्लानिंग? आगे तो रोड थ्रू है, आगे को कोई भी दिक्कत नहीं है, रोड क्लियर है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश पहले से ही की हुई है। थैंक यू। हमारे साथ राठौर साहब थे, शिवालिक प्रोजेक्ट के हेड, चीफ इंजीनियर बीआरओ। उन्होंने बताया किस तरह से जटिल परिस्थितियों में हम अपने टास्क को अंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने समय अवधि भी बताई है कैलकुलेट करके कि 15-20 दिन में ये काम एक संपन्न होने की तरफ अग्रसर होगा। और उनका कहना है कि दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। रैनी गांव के पास बने पावर प्रोजेक्ट की पहले की और आपदा के बाद की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है कि आपदा कितनी भीषण थी। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस आपदा में ऋषि गंगा में बना हुआ पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया, साथ ही रैनी गांव की तरफ जाने वाले पुल भी पानी में बह गया। इस तस्वीर को आप देखेंगे, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जगह का नक्शा कितना बदल गया है, तस्वीर कितनी बदल गई है। तो तबाही का मंजर है और सबूत छोड़ गई है तबाही। तो चमोली के रैनी गांव में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।
को आई आपदा के बाद राहत कार्यों का काम जारी है और राहत कार्यों में लगातार तेजी लाई जा रही है। मैं रैणी गांव से ठीक 1 किलोमीटर पहले हूँ। वो रैणी गांव जहां पावर हाउस वॉश आउट हो गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नीचे ये धौली गंगा बह रही है और धौली गंगा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे किनारे को जोड़ने का काम चल रहा है। ये तार खींचे जा रहे हैं और इन तारों से ट्रॉली एक इन पर टांग कर लोगों के आवागमन को सुचारू करने की एक कोशिश होगी, जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा, क्योंकि खतरा बहुत है और नीचे पानी भी है। तो इसलिए जितना हो सकते हैं। यहाँ झूला पुल था और ये झूला पुल जब ये आपदा आई पिछले रविवार को तो ये टूट कर बह गया था। तो ये आप देख सकते हैं वायर खींच रहे हैं, इधर भी कर्मचारी लगे हैं और उधर भी लगे हैं। और ये जो ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये गांव हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे गांव पहाड़ में ऊपर तक हैं। तो इनके लोगों को इनके गांव भेजने के लिए ये फौरी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और चूंकि उधर वाले लोग जो इधर जोशीमठ उस समय आए होंगे तो आपदा के वक्त वो अपने गांव नहीं जा पाए। अब मैं एक दूसरा और दृश्य आपको दिखाता हूँ। वो सामने नदी के उस पार देखिए कि जो रेस्क्यू करने वाले जो सिपाही हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो वहाँ पर देखिए ऊपर से मलबा गिर रहा है, फिर भी एक जान जोखिम में डालकर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और वहाँ छोटे छोटे रास्ते बनाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कोई हताहत तो नहीं है। तो चूंकि यहीं ऊपर आबादी है तो यहीं अगर कुछ मिलेगा तो यहीं मिल सकता है, बाकी कहीं किसी किनारे पे नहीं मिल सकता। तो ये एक कोशिश जारी है। और आपदा के बाद, किसी भी डिजास्टर के बाद जिस तरह से ये सब चीज़ें की जाती है, पर ज़िंदगी को पटरी पर लाने की एक कोशिश की जाती है, वो यहाँ पर जोशीमठ से लेकर विष्णुप्रयाग से लेकर तपोवन से लेकर रैणी गांव तक यहाँ पर हो रही है। और ये जारी है, सिलसिला अनवरत जारी है कि राहत लोगों को कैसे मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए रैणी गांव से अजीत सिंह राठी। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, तपोवन में आवाजाही के लिए वैकल्पिक पुल खुल गया है। वैकल्पिक पुल खुल गया है आवाजाही के लिए। ये जुगजू गांव में एनटीपीसी के वैकल्पिक पुल पर आवाजाही शुरू हो गई है। ये एक बड़ी खबर है, आवाजाही शुरू हो गई है। तपोवन में आवाजाही के लिए वैकल्पिक पुल खुल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। गैर और यहाँ पर भंग्यूल के लिए ट्रॉली से सामान ले जाने का काम भी शुरू हो गया है। तो एक अहम जानकारी आपदा के बाद से, इस त्रासदी के बाद से ये राहत भरी खबर है कि आवाजाही जो पूरी तरह से गांव की कट गई थी, वो वैकल्पिक मार्ग जो बनाए गए, वो वैकल्पिक मार्ग अब खुल गए हैं। उनका इस्तेमाल भी अब किया जाने लगा है। जोशीमठ के आपदा को लेकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार इस आपदा के दौरान पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। साथ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर मदन कौशिक ने कहा कि स्टडी करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है। इस समय आपदा के स्तर पर लगातार वहाँ चाहे वो आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सब काम कर रहे हैं। और वो पूरा प्रयास है कि उस टनल को पूरी तरह खाली करा के और जो मजदूर हैं उनको सही सलामत बाहर निकाला जा सके। और इसके लिए पूरी मैक्सिमम समय काम हो रहा है। लेकिन अभी चूँकि वहाँ परिस्थितियों के अनुरूप वो निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ जो अधिकारी हैं वो समय समय पर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको पूरी तरह खाली नहीं कराया जा सका। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कांग्रेसी डेलीगेशन मिला है। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में ये मुलाकात की गई है। कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल खुद सीएम से मिला है। चमोली में जो आपदा आई, उस आपदा को लेकर बातचीत हुई है। इस मुलाकात में जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में वन विभाग के मुख्यालय में जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मंथन हो रहा है। इस कार्यशाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, साथ ही वन विभाग के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। हालांकि इन दिनों भी आपको बता दें कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और आग में झुलसने से 2 वनकर्मियों की भी कुछ दिन पहले मौत हुई थी। अगर किसी वनकर्मी की जंगल में आग लगने से मौत होती है तो उसके परिवार को 2.5 लाख मुआवजा दिया जाएगा।
और इससे पहले मुआवजा 1.5 लाख रुपए था। ये अब तक का चिंतन मंथन में बाहर निकल कर आया। एक और बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर मिल रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही विवाद सामने आया है। बैरागी आड़ियों ने अखाड़ा परिषद का बहिष्कार कर दिया है। बैरागी आड़ियों ने अखाड़ा परिषद का बहिष्कार किया है। मेला प्रशासन के खिलाफ ही नाराजगी जताई है इन्होंने। दूसरे अखाड़ों में काफी काम चल रहे हैं, हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। न टेंट की व्यवस्था है, न छावनी लगी है। पंकज राणा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप इस अखाड़े के बारे में दर्शकों को जानकारी दें कि बैरागी अणी अखाड़ा और नाराजगी के पीछे का कारण क्या है? ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ से जुड़ी हुई आज की बहुत बड़ी खबर है और ये इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि जो भी कुंभ का आयोजन होता है उसमें सबसे बड़ी बात जो रहती है वो साधु संन्यासों से ही कुंभ की बात रहती है। साधु संन्यासों से ही कुंभ सजता है। लेकिन इसके साथ साथ भी बड़ी बात ये होती है कि जो बैरागी अणी के तमाम अखाड़े हैं वो हरिद्वार कुंभ में आते हैं, प्रतिभाग करते हैं और कई तरह के आयोजन करते हैं। लेकिन इस बार किसी भी तरह की व्यवस्था कुंभ में नहीं की जा रही है। इस वजह से कुछ नाराजगी है और साथ ही साथ जो अखाड़ा परिषद है वो भी जो अणी है तमाम। पंकज, अगर आपके साथ अगर इस वक्त संत मौजूद हैं, मैं चाहता हूं सीधे आप उनसे बात करें और दर्शकों को बताएं कि वो कौन कौन से अखाड़े जो नाराज हो गए हैं उनसे सीधे बात करें। मेरे साथ बाबा हटी राजीव, देखिए बाबा हटियोगी जी मेरे साथ हैं, दिगंबर अखाड़े के प्रदेश सचिव भी हैं, वो उनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या है नाराजगी की वजह, क्या है? आपने बहुत बड़ा ऐलान आज कर दिया है और अखाड़ा परिषद का बहिष्कार कर दिया है, क्या है नाराजगी? नहीं, नाराजगी का कारण ये है कि जब वैरागियों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है, उनको ध्वज के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, चरण पादुकाओं के लिए भी उनको किसी तरह का वो नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नाराजगी, ये नाराजगी तो सरकार से, तो फिर ऐसे में अखाड़ा परिषद का बहिष्कार क्यों किया? से बैरागी लोग बैरागी कैंप में पढ़ते आ रहे हैं। आप कोरोना के नियम को महाराज जी, पहली बात यह है कि जो आप बात कह रहे हैं ये नाराजगी तो आपकी सरकार से होनी चाहिए। अखाड़ों से इस बात की क्या नाराजगी है कि वो आप उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं? ना, अखाड़ों का तो ये है कि अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। जो मतलब ये मैं तो पहले से कहता हूं कि यह वर्तमान अखाड़ा परिषद असंवैधानिक है। सन्यासियों का ही अध्यक्ष, सन्यासियों को ही महामंत्री, इसलिए मैं बैरागियों को, मतलब जो भी हमारे अणी के श्रीमान थे, इन लोगों से लगे भी थे कि हम लोगों को भी सूद लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये अपना ही अपना कर रहे हैं। बाकी बैरागियों का तो किसी का वो किया भी नहीं। तो फिर जब तक हमारे सामने बात आई तो हमने पूरी योजनाएं रखी और ये बात किया, क्योंकि जब तक आप अपने अस्तित्व को बचा के नहीं चलोगे तो बेकार है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरन हम लोगों को मतलब इस अखाड़ा परिषद से अलग होना पड़ा। कारण ये है कि 4 संप्रदाय को लेकर अखाड़ा परिषद बनी है, सन्यासी, बैरागी, उदासी और निर्मले। तो क्या आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए पद से? अब जब वो तो हो जाएगा तो अपने आप ही ठीक है। नाराजगी है और प्रचंड नाराजगी है, वो पंकज दिखाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ सरकार से नाराजगी थी, वो नाराजगी कई महीनों पहले से थी कि काम नहीं हो रहे हैं और अब कुंभ इतना नजदीक, 2 स्नान पहले ही हो चुके हैं, उसके बाद भी स्थिति है कि टेंट तक की व्यवस्था नहीं है और आरोप ये लग रहे हैं कि हमारे लिए व्यवस्था नहीं की जा रही और भेदभाव किया जा रहा है और बेहद गंभीर आरोप लगाया गया।